सभी को साधुवाद देते हुए कुछ जिंदगी के उन क्षणों को आपके सामने रखना चाहूँगा जो लॉकडाउन के समय में सारी दुनिया ने उनको अपने नज़रिए से देखा है कि आखिर मनुष्य कितना ही विकास की बात करे, लेकिन जीना तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ ही है। और ये प्रकृति की जो व्यवस्था है ये बहुत ही सुंदर है। ये मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये बनी बनाई मनुष्य को उपलब्ध है। उपलब्ध व्यवस्था को यदि हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो अभी जो संदेश था कि वो कहीं हम ही अपने अंदर अपनी स्वभाव गति के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और वही हमारी प्रवृत्ति का दोष है। प्रवृत्ति के दोष से मुक्त होने के लिए जो अभी आदरणीय ऋषि जी के द्वारा जो बात रखी गई, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उस पर गंभीर चिंतन जरूर करें कि इस समय विकास की धारा को चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि चिंता का विषय तो बहुत भारी होता जा रहा है। तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि सभी मनुष्य अपने अपने स्तर पर सद चिंतन की ओर बढ़ें, और चिंतन का मूल जो वस्तु है वो प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था है या प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था को समझते हुए मैं छोटा सा चित्रण अपने जिंदगी का भी आपके सामने रखना चाहूँगा। किसान परिवार में जन्म हुआ और पढ़ाई में बहुत अच्छा मन था, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैं दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचा। अचानक पिताजी ने कहा कि नौकरी नहीं करनी है। तो नौकरी नहीं करनी है तो फिर क्या करना है? बोले खेती करनी है। तो जब हम वापस लौटे और ये पिताजी का संकल्प मन के अंदर बैठ गया तो पता लगा कि जो हमने पढ़ा है वो खेती के लिए कुछ नहीं है, उसकी खेती के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करें? तो वहां से जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, और पूरे देश और दुनिया में प्रकृति के साथ विचारधाराओं का किस तरीके से उतार चढ़ाव होता रहा उसको समझने का मौका मिला। उसी के साथ साथ विज्ञानवादी दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विषय के साथ में गहरे चिंतन के साथ जिंदगी आगे बढ़ी, और 1997 में एक नया सूत्रपात हुआ, और वो ये था कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के आधार पर मैंने परमाणु के विकास क्रम व्यवस्था को समझने का प्रयास किया, और उसका जो स्वरूप सामने उभर कर आया उससे पता लगा कि पूरी दुनिया में कृषि का अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति का स्तर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण मनुष्य प्रकृति के साथ भी विमुख हुआ और खेती के साथ भी विमुख हुआ। खेती कोई करना चाहता नहीं। सभी पढ़ने के बाद में या तो नौकरी की तरफ जाते हैं या व्यापार की तरफ जाते हैं, और दोनों ही प्रकृति विरोधी। इसलिए अब मन की गहराइयों में ये बात छूने लगी कि जो ऋषि चिंतन है वो बार बार ये संकेत दे रहा है कि हमको 3 साधनाओं के स्तर से गुजरना है। विचार समाधान से जुड़ जाए, व्यवहार न्याय से जुड़ जाए, और मेरा कार्य प्रकृति के नियम से जुड़ जाए। ये 3 मौलिक बात थी। इनको मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा। समाधान का अर्थ है कि निरंतर व्यवस्था के अर्थ में मेरा विचार कैसे चल रहा है। यदि मेरा विचार निरंतर व्यवस्था के अर्थ में चलता है तो मेरी स्वीकृतियां समाधान के स्वरूप में आने लगती हैं। ये मेरा ही काम है, इस पर किसी दुनिया का दबाव नहीं है। ये मेरे ही अंतर मन की बात है, मैं ही इसको कर सकता हूं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं, मैं इसको चाहता भी हूं, और ये योग्यता भी मुझ में ही है। ये मेरा निवेदन आपसे। इसलिए कहीं भी दूसरों से शिकायत, प्रतिक्रिया, संदेह की बात बनती नहीं। दूसरी बात ये आती है कि जब मैं एक मनुष्य और अनेक मनुष्यों के बीच के संबंध को देखता हूं तो पता लगता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच के संबंध की वस्तु केवल न्याय है। मैं भी सुखी होना चाहता हूं, वो भी सुखी होना चाहते हैं। तो मैं हर क्रियाकलाप से उसके सुख को ध्यान में रखकर जब अपने क्रियाकलाप को सुनिश्चित करता हूं तो न्याय का होना प्रमाणित होता है। यही उभय तृप्ति का मूल सिद्धांत है, और यही मनुष्य में न्याय की याचना और कामना है। तीसरी बात है, जब मैं खेती की तरफ बढ़ा तो पता लगा कि प्रकृति की व्यवस्था बहुत सुंदरता से सजी हुई है। जैसे धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपस में पूरकता के साथ जीते हैं। फिर मनुष्य की पढ़ाई में ये चीज कहां से आई
कि वो पूरा का पूरा कार्यक्रम विरोध में लेकर खड़ा है। कम देने और ज्यादा लेने की प्रवृत्ति अर्थात प्रकृति के घटनाक्रम को अपने अनुकूल करना और सारी जो जो उपलब्धियां हैं उनसे व्यापार करना अर्थात धनार्जन करना। इससे बड़ी हानि ये हुई कि हम प्रकृति के साथ संबंध को नहीं देख पाए और हम उसकी जगह पैसे को ले आए। तो संकेत मुद्रा के कारण वस्तु ओझिल होती गई और हमारे पास पैसा होता गया, वस्तु गायब होती गई और जिंदगी जीने का एक नया धरातल हमारे सामने आया। कृत्रिमता बढ़ने लगी, असलियत कम होने लगी। यहाँ से हम लोगों ने खेती के एक नए अध्याय की शुरुआत की और उसमें बड़ी सुंदरता ये सामने आई कि पूरी दुनिया में, और मैं आज निवेदन करूँगा अजय भाई जी से भी और इस विश्वविद्यालय के सभी मनुष्यों से कि अब इस देश को, इस दुनिया को एक नए अर्थ चिंतन की आवश्यकता है। अर्थात जो अर्थशास्त्र हमने अपनाया था ये लाभ हानि के गणित के साथ चलता है और जिस अर्थशास्त्र का मैं निवेदन आपसे आज करने आया हूं वो एक दाने से 1000 दाने पैदा करने वाली प्रकृति की व्यवस्था के साथ चलता है। सवाल ये उठता है कि जहां गुणात्मक उत्पादन था, जहां समृद्धि थी, वहां हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। इसलिए मेरा एक इस प्रस्ताव भी है, सुझाव भी है और अंत में मेरी एक भागीदारी भी है कि मैं विश्वविद्यालय के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधाओं को, उन सारी व्यवस्था के साथ जीने के जो तरीके हैं उनको किस तरीके से हम कंटेंट और कैरिकुलम के साथ में आगे चलाएं, ये यूनिवर्सिटियों का आगे के लिए धर्म बनता है। चूँकि शिक्षा संस्कार के साथ जुड़ती है, स्वास्थ्य संयम के साथ जुड़ता है और उत्पादन श्रम के साथ जुड़ता है। यदि इन पूंजियों को हम ढंग से नहीं देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है। इसी आधार पर हमने खेती में जो कार्यक्रम किए, अब वो पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से किसान जो खेती को छोड़ रहे हैं, गांव में पढ़े लिखे बच्चे जो खेती गांव को छोड़ रहे हैं, उनको वापस कैसे लौटाया जाए। उस पर एक लंबे समय में गहरा प्रयोग हुआ और उस प्रयोग की महिमा ये रही कि अब हम छोटे सी जमीन के टुकड़े से भी उत्पादन व्यवस्था के स्वरूप को देखते हैं। और उसमें मैं आपसे केवल 4 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा है कि हमने स्पेशलाइजेशन से जिन चीज़ों को बखेरा था, अब हम उनको इंटीग्रेट करने की बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक नई बात कहना चाहता हूँ कि प्रकृति की व्यवस्था का स्वरूप ही कोएग्जिस्टेंस है, इसलिए ना स्पेशलाइजेशन की जरूरत है ना इंटीग्रेशन की जरूरत है, केवल कोएग्जिस्टेंस को समझने की जरूरत है। कोएग्जिस्टेंस को समझते हैं तो धरती के लिए किसी भी इनपुट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उसमें उर्वरता का नियम है, उसमें अपने आप ही नियंत्रण है, उसमें अपने आप ही एक दाने से 1000 दाने पैदा करने की क्षमता है। इस आधार पर जो डाइवर्सिफिकेशन है नेचर का जो नियम, वो अपने आप में एक मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर या मोनो सिस्टम को तिलांजलि देने के लिए समर्थ होता है और यहाँ से मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न और मल्टी डायमेंशनल सिस्टम में मल्टी लेयर प्रोसेस के साथ में काम करने लगता है और उत्पादकता गुणात्मक बढ़ जाती है, जो देश की बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन ना गिर जाए। तो ये विश्वास मुझे दिलाना था आपको कि ये सारे मिथक हैं जो अभी कहा गया कि परिस्थितियों में जो मिथक खड़े होते हैं वो हमारी जिंदगी को कचोटते रहते हैं। इसी के साथ साथ में प्रोडक्शन डेंसिटी, जमीन की सतह का एक वातावरण है जिस वातावरण में जमीन एक अनेक प्रकार की चीज़ों को अलग अलग सतह पर उत्पादन करती है और वो इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ में काम करती है, जहाँ वर्षामान, तापमान, ऋतुमान, मिट्टी और पानी की बनावट का अध्ययन करने की जरूरत थी। और बहुत छोटा सा ये कंटेंट है, यूनिवर्सिटी यदि इसको लेकर चलती है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 1 एकड़ जमीन से हम उतना पैसा आसानी से कमा सकते हैं जितनी की कल्पना हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के बीच में जाकर करते हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस धन अर्जन करने के लिए हम लोग बहुत तरीके इस्तेमाल करते हैं, कई बार उसमें तरीके, मैं उन शब्दों को इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, लेकिन कई बार उन तरीकों में छल कपट, दंभ और पाखंड भी दिखता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल विशुद्ध मन,
पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, नेचर के साथ जीना एक बहुत ही सहज गति से पूरा होता है और बड़े सम्मानजनक तरीके से हम धनार्जन कर सकते हैं, जो इस देश को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कृषि प्रधानता का आधार यही कहता है कि हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दे सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र यदि समृद्ध होगा तो वो अपने गांव, खेती और जो नौजवान है उस ऊर्जा को यदि वो सजाता है तो वो राष्ट्र समृद्ध होगा। ऐसी स्थिति में नौजवानों के लिए, इस विश्वविद्यालय के नौजवानों के लिए और ऐसे ही बहुत सारे और जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि हम इसके लिए रात दिन यही सोचते हैं। जो अभी भाई जी ने जो बच्चों के बारे में जो प्रयास किए, मैं बहुत अंदर से संवेदनाओं से गदगद था कि यदि आदमी का इरादा बन जाए तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं जब इस सारे कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ा, सारी विपरीत परिस्थितियाँ थीं और सहज रूप से मैंने देखा कि आज मैं इस मौलिक बात को लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने रख चुका हूँ। कहीं पर इसका कोई विरोध नहीं है, लोग आसानी से इसको समझते हैं। मेरे परिवार में आसानी से हर महीने 800-1000 लोग आते हैं। कोई पैसे का जिक्र नहीं आता, क्योंकि किसान के परिवार का जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है। वो वाकई में मैंने देखा, किसान होने के नाते देखा, क्योंकि उसको धरती देती है और वो जितना बांटने की कोशिश करता है वो बांटते समय कम पड़ जाता है, क्योंकि देने वाले का हिसाब बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मैं बस यही संदेश और यही अपना विचार और यही अपना प्रस्ताव भी जिम्मेदारी पूर्वक आपके साथ में शेयर करने आया हूं कि इस विश्वविद्यालय के साथ मैं केवल एक लेक्चर देने तक सीमित ना रहूं, बल्कि इस विद्यालय के बच्चों के लिए, इस विद्यालय के भविष्य के साथ मेरी एक जिम्मेदारी जुड़े और मैं अपने परिवार को और इस विद्यालय को जोड़कर ये देखना चाहता हूं कि एक नई पहल और एक नई शुरुआत भारत में फिर से खड़ी हो और कोई इस देश में कोई भी गांव का बच्चा अपने को बेरोजगार ना कहे, कमज़ोर ना कहे, गरीब ना कहे और देश में आर्थिक असंतुलन से मुक्ति हो जाए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और मैं चाहूँगा कि इस पर गहरे चिंतन की आवश्यकता है और मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।